हेलो दोस्तों एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन का काम क्या होता है दोस्तों। हमारी बॉडी इस प्रोटीन को यूज़ करती है सेल्स की ग्रोथ के लिए, मतलब कोशिकाओं की ग्रोथ के लिए, कोशिकाओं के विकास के लिए। और हमारे शरीर में कई बार कई अलग अलग जगहों पर टिश्यूज़ की या कोशिकाओं की मतलब हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी भी कारण से चोटिल हो जाती हैं जिससे कि उनमें हीलिंग चाहिए होती है ताकि वो दोबारा अपना काम ठीक से कर सके। तो वहाँ पर भी एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन का दोस्तों अच्छा रोल होता है। अच्छा, क्या होता है ना कि हमारी किडनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कुछ भी हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हार्मफुल हैं, टॉक्सिक हैं, उनको हमारे ब्लड से छान करके यूरिन के ज़रिए शरीर के बाहर भेज देना। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि किडनीज़ जो हैं वो अपना काम कुछ ठीक से नहीं कर पा रही हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन भी यूरिन के ज़रिए बाहर निकलने लग जाता है, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन। ये वाली कंडीशन जो है ये ठीक नहीं होती है और इसका नाम होता है एल्ब्यूमिन्यूरिया। मतलब अगर यूरिन के ज़रिए एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन बाहर निकल रहा है तो इसे कहते हैं एल्ब्यूमिन्यूरिया। और अगर कम मात्रा में एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन यूरिन के ज़रिए बाहर निकल रहा है तो इसे कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया। माइक्रो मतलब कम अमाउंट। तो इसका पता किस तरह से लगता है, इसके लिए यूरिन टेस्ट होता है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात भी करूँगा। उससे पता लगता है कि क्या ये वाली चीज़ प्रेजेंट है, क्या यूरिन के ज़रिए एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो इसका मतलब ये तो होता ही है कि इस टाइम पे किडनीज़ जो हैं वो ठीक से अपना फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही हैं। अब ये चीज़ किडनी के अंदर किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है और ये चीज़ अन्य कारणों की वजह से भी हो सकती है। मैं दोस्तों आपके साथ बात करूँगा इस वीडियो में कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया के, इसके लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करूँगा। किस तरह से इसका लैब टेस्ट वगैरह होता है, उससे क्या पता लगता है, अगर कितनी वैल्यू है तो उससे हमें क्या चीज़ पता लग सकती है। साथ-साथ इसके इलाज में कौन-कौन सी मेडिसिन्स ज़रूरी हैं, मेडिसिन्स कब दी जाती हैं, क्यों दी जाती हैं, कौन सी दी जाती हैं और मेडिसिन्स के अलावा भी क्या कुछ हम स्टेप्स ले सकते हैं अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज करने के, जिससे कि ये वाली कंडीशन अगर है तो उसका कुछ रोकथाम हो सके, कुछ इसका इलाज हो सके और अगर नहीं है तो फिर डेवलप ना हो, ऐसी कंडीशन पैदा हो। मैं आपके साथ बात करूंगा ट्रीटमेंट गोल्स की, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, प्लस इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं अगर ये चीज़ ठीक से ट्रीट ना की जाए टाइम पे। तो इतनी ज़्यादा अनकॉमन भी नहीं है। डेटा के हिसाब से लगभग वर्ल्ड में मतलब 4 से 5% लोगों को ये वाली चीज़ देखी जा सकती है। और अगर माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया है, मतलब अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा निकल रहा है, अपने आप में ये एक रिस्क फैक्टर होता है कि व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ हो सकती हैं। मतलब कि अगर नहीं हुई हैं तो व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आगे फेस करनी पड़ सकती हैं या हो सकता है करंट में चल रही हों। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मैंने बहुत सारे किडनी डिसीज़ के पेशेंट सुपरवाइज़ किए हैं, मैनेज किए हैं दोस्तों और ट्रीट किए हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, यूजुअली तो कोई सिम्टम नहीं देखा जाता माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया में। हाँ, एक चीज़ है, पेशेंट्स नोटिस करते हैं कि उनका जो यूरिन है ना, उसमें ऐसा झाग सा काफ़ी पैदा हो गया होता है। मतलब जो उसकी अपीयरेंस है वो झागदार हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फोमी यूरिन। तो अगर आप थोड़ा सा पानी लें, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दें तो उसमें ऐसा होता है ना कि झाग सा बन जाता है, बुलबुले से आ जाते हैं। वो वाली चीज़ पेशेंट्स देख सकते हैं अपने यूरिन में। बाकी क्या होता है कि ये जो माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया है, ये अपने आप में एक बहुत अर्ली साइन होता है किडनी डिसीज़ का, अगर ये किडनी डिसीज़ की वजह से है। दोस्तों किडनी के केस में क्या होता है कि अगर किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। नॉर्मली सिम्टम्स कब आते हैं, जब किडनी की जो बीमारी है वो एक एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच चुकी है, बहुत आगे की जगह तक पहुंच चुकी है, तब फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, लक्षण आना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है किसी भी जगह पे, हाथों में, पैरों में, एंकल्स पे, रिस्ट में, हमारी पेट में, एब्डोमेन में, हमारे चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है, हमारी आंखों के नीचे स्वेलिंग आ सकती है। मतलब स्वेलिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, लेकिन ये तब आता है जब किडनी की जो बीमारी है वो एडवांस हो चुकी हो, वो आगे बढ़ चुकी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा पास होने लगे शरीर से, मतलब जो यूरिनेशन है वो इंक्रीज़ हो गया। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि यूरिनेशन बहुत कम हो गया, यूरिन का अमाउंट ठीक से नहीं पास हो रहा। इस तरह के बहुत अलग अलग लक्षण होते हैं जो कि जब किडनी डिसीज़ एस्टैब्लिश हो गई है, एडवांस्ड किडनी डिसीज़ हो गई है, तब देखे जा सकते हैं, शुरुआत में नहीं देखे जाते। तो माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया का मतलब क्या है कि अभी किडनी की डिसीज़ जो है वो शुरू हुई है, अगर ये किसी किडनी की बीमारी की वजह से है। कारणों की बात करते हैं तो दो तरह के कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म वाले कारण हैं, कि जो एल्ब्यूमिनूरिया अभी अभी डेवलप हुआ है किसी शॉर्ट टर्म कारण की वजह से, टेम्परेरी टाइप की कंडीशन है। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कारण। तो अगर हम शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी वाली चीज़ की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा बुखार-उखार चल रहा है तब ये चीज़ देखी जा सकती है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है।
अगर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है तब भी देखी जा सकती है। अगर इन्फेक्शंस है बॉडी में, फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तब भी देखा जा सकता है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा निकल रहा है। अगर ऐसा हुआ है कि पेशेंट ने अभी हाल फिलहाल में ही कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ही अपने आप को एक्सर्शन में डाल दिया एक्सरसाइज करके, तब भी ये वाली कंडीशन देखी जा सकती है। साथ साथ अगर ऐसा है कि जो हार्ट फेलियर वाली कंडीशन अगर पेशेंट को है पहले से और वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि एग्जैजर्बेशन ऑफ हार्ट फेलियर हो गया है, तो उसमें भी देखी जा सकती है ये वाली चीज़। कई बार पेशेंट को क्या होता है कि किसी अलग अलग कारण से यूरिन में ब्लड आने लग जाता है, जिसे हम हेमाचूरिया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी देखा जा सकता है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा जो है वो एक्सक्रीट होने लगी। कई तरह की मेडिसिन्स होती हैं जिनका अपने आप में ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा निकलने लगे। कौन कौन सी मेडिसिन्स होती हैं, मैं कुछ एक के नाम आपको बताता हूँ। कुछ एक पेन किलर्स होती हैं जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के ग्रुप में डाल सकते हैं, वो वाली पेन किलर्स। साथ साथ कई तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, साथ साथ एंटी फंगल मेडिसिन्स भी होती हैं। लिथियम नाम की मेडिसिन है जिसे हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। एसिटाजोलामाइड होती है, टॉलब्यूटामाइड होती है जो कि डायबिटीज़ में यूज़ होती है। पेनिसिलामिन नाम की मेडिसिन होती है और एक पायरिडियम नाम की मेडिसिन भी होती है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो भी पेन वगैरह होता है, दर्द की सेंसेशन होती है, उसे ठीक करने के लिए, उसे कम करने के लिए दी जाती है। तो इन सारी मेडिसिन्स में अपने आप में ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इनके अलावा भी मेडिसिन्स होती हैं, लेकिन फिर लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ कॉमन चीज़ों की बात कर रहा हूँ आपसे। इनकी वजह से भी देखा जा सकता है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा निकल रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर हमें ये भी जानना होता है कि हम जो भी मेडिसिन्स ले रहे हैं, क्या उनमें से कोई एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इस चीज़ की ज़िम्मेदार हो सकती है। अब बात करते हैं उन कारणों की जो कि लॉन्ग टर्म बीमारियों की वजह से होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कॉजेज़ होते हैं एल्ब्यूमिनुरिया के, मतलब कि यूरिन में एल्ब्यूमिन ज़्यादा निकलने के। तो हाइपरटेंशन, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, देखा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है ये। ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होने की वजह से, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यूरिन में एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा निकल सकता है। अगली चीज़ है कि डायबिटीज़ अगर है, टाइप 1 या टाइप 2, किसी भी तरह के डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये वाली चीज़ देखी जा सकती है। बल्कि अगर इन जनरल डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की जाए तो डायबिटीज़ नंबर 1 कारण हो जाता है माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया का। अगला कारण है ओबेसिटी। तो अगर आपकी बॉडी का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, ये भी अपने आप में कारण हो सकता है। अगली चीज़ है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस होता है जिसमें क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है, आपका शुगर भी हाई है, प्लस अपने वेस्ट के आसपास जो है वेस्ट का सरकमफ्रेंस भी ज़्यादा है, मतलब मोटापा भी है, और हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। ये टोटल एक कॉम्बिनेशन होता है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी अगर किसी को है तो चांसेस हो जाते हैं कि यूरिन के ज़रिए एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा होगा। कई तरह की जेनेटिक किडनी डिसीज़ेज़ होती हैं, कई तरह की मतलब कि आनुवंशिक बीमारियां होती हैं किडनी में कि जिनकी वजह से ये वाली चीज़ देखी जा सकती है। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इस तरह की बीमारियों के? एल्पोर्ट सिंड्रोम, या कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, या कि फेब्रीज डिसीज़, या कि डेंट्स डिसीज़, और इसमें थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी देखी जा सकती है। कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी देखी जा सकती है। इन सब की वजह से ये वाली चीज़ हो सकती है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाए। कुछ एक किडनी की बीमारियां भी हो सकती हैं जिन्हें हम ग्लोमरुलर डिसीजेज़ भी कहते हैं, जिनकी वजह से ये वाली कंडीशन देखी जा सकती है। मैं कुछ एक के नाम आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल IgA नेफ्रोपैथी, या ल्यूपस नेफ्राइटिस, या फोकल सेगमेंटल ग्लोमरुलोस्क्लेरोसिस जिसे हम FSGS भी कहते हैं, या ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस। तो इनमें से भी कोई भी कंडीशन अगर है तब भी हमेशा चांसेस रहते हैं कि यूरिन से प्रोटीन का जो है लॉस ज़्यादा होता रहेगा। मैं एक चीज़ फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा निकल रहा है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि किडनी में डैमेज पक्का हो चुका है। जैसे कि मैंने कुछ कॉजेज़ भी अभी बताए थे आपको, फीवर या बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लेना वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि अगर यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा निकल रहा है, एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि किडनी डिसीज़ डेवलप हो गई है, किडनी में डैमेज हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, चांसेस तो इस चीज़ के होते ही है ना। तो इसमें करना क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाना होता है ताकि आपके टेस्ट वगैरह हो सके, ताकि ये पता लग सके कि जो ये एल्ब्यूमिन ज़्यादा निकल रहा है किस कारण से ज़्यादा निकल रहा है। क्या किडनी में कोई बीमारी डेवलप हो रही है या कि कोई अन्य कारण है। अब हम टेस्ट की बात कर लेते हैं कि जो माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया टेस्ट होता है ये क्या होता है। तो इसमें बेसिकली यूरिन के अंदर कितना प्रोटीन निकल रहा है उस चीज़ की इवैल्यूएशन करते हैं, उस चीज़ की जांच करते हैं। तो इसमें एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो देखा जाता है यूरिन के अंदर, जिसे हम माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया टेस्ट भी कहते हैं या यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट भी कहते हैं। और ये जो मैंने आपसे एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो ACR की बात करी, इसका मतलब क्या है?
इसमें देखेंगे कि यूरिन में कितना एल्ब्यूमिन निकल रहा है और यूरिन में कितना क्रिएटिनिन निकल रहा है और उसका रेशियो देखेंगे। तो वो चीज़ जो है वो एक रेंज के अंदर आनी चाहिए। अगर रेंज से बाहर है, मैं भी रेंज की बात करूँगा कितनी वैल्यू होती है, तो अगर रेंज से बाहर है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ किडनी में प्रॉब्लम पैदा हो रही है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन का अमाउंट बहुत कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, और क्रिएटिनिन का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। क्रिएटिनिन अपने आप में एक वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक केमिकल है, जो कि हमारी किडनीज़ क्या करती हैं, ब्लड से छान करके क्रिएटिनिन को यूरिन के ज़रिए बाहर कर देती हैं। लेकिन जब कभी किडनी डिसीज़ डेवलप होना स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि ब्लड में क्रिएटिनिन का अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब यूरिन में क्रिएटिनिन का अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है और यूरिन में एल्ब्यूमिन का अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये अपने आप में किडनी डिसीज़ का एक संकेत होता है। अब इस वाले टेस्ट में क्या है कि कोई खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, और ये 3 तरह से किया जा सकता है। पहला तो है कि स्पॉट टेस्ट, मतलब कि आप डॉक्टर के पास गए, उस टाइम पे आपका यूरिन का सैंपल ले लिया गया और उसमें फिर जांच करके देख ली गई कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं इन चीज़ों की। इसे हम रैंडम यूरिन टेस्ट भी कहते हैं। अब अगली चीज़ आती है 24 आवर यूरिन टेस्ट की। तो इसमें क्या होता है कि पूरे 24 घंटे का जो यूरिन है उसका कलेक्शन किया जाता है और फिर उस सैंपल में से, मतलब उसके अंदर फिर जांच की जाती है देखने के लिए कि उसमें कितना एल्ब्यूमिन है और कितना क्रिएटिनिन है। फिर ये ACR रेशियो निकलता है, फिर पता लगता है कि जो अभी यूरिन है उसमें कितना एल्ब्यूमिन निकल रहा है। अगर कम अमाउंट में निकल रहा है तो फिर माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया हो गया, और अगर ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है तो फिर एल्ब्यूमिनूरिया हो गया। मतलब इसमें वैल्यूज़ होती हैं, अगर 30 से नीचे है तो ठीक है, अगर 30 से 300 है तो इसका मतलब है कि माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया है, और अगर 300 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि एल्ब्यूमिनूरिया है। और अब तीसरी चीज़ होती है टेस्ट की, उसमें ये होता है कि टाइम्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स ये बताते हैं कि आपको इतने बजे जो है यूरिन का सैंपल देना है, आपको टाइम बताते हैं, उस टाइम पर आप सैंपल देते हैं और उस सैंपल की जांच होती है, ये पता करने के लिए कि यूरिन में कितना एल्ब्यूमिन निकल रहा है। तो इसमें डॉक्टर्स कह सकते हैं कि जब आप सुबह-सुबह उठेंगे तो उस टाइम जो भी आपका फर्स्ट यूरिन सैंपल होगा वो आप दे दीजिएगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आप दिन में किसी भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन उसके करीब 4 घंटे पहले तक आपने यूरिन पास ना किया हो, तो इसे हम टाइम्ड यूरिन टेस्ट कहते हैं। तो इनमें से किसी भी प्रकार से टेस्ट किया जा सकता है। पहला था स्पॉट यूरिन टेस्ट, मतलब कि आप जब भी डॉक्टर के पास गए उसी टाइम पे सैंपल दे दिया। अगला है 24 घंटे के जो यूरिन का कलेक्शन है, 24 आवर यूरिन टेस्ट, और ये वाला है टाइम्ड यूरिन टेस्ट। अब रिपोर्ट का पता क्या लगता है, ये मैंने आपको अभी बताया, फिर से बता देता हूँ कि अगर 30 mg से कम है यूरिन में एल्ब्यूमिन, तो इसका मतलब कि ठीक है। अगर 30 से 300 mg के बीच में है, अगर 30 से 300 mg के मिलीग्राम के बीच में है, तो इसका मतलब है कि माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया डेवलप हो चुका है। और अगर 300 मिलीग्राम से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि एल्ब्यूमिनूरिया है। एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन निकल रहा होता है तो इस चीज़ को हम एल्ब्यूमिनूरिया कहते हैं, और जब यूरिन में एल्ब्यूमिन कम अमाउंट में निकल रहा होता है तो इस चीज़ को हम माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया कहते हैं। क्या होता है कि अगर ये जो एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो है, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है, मतलब अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्ब्यूमिन जो है वो निकल रहा है, तो फिर डॉक्टर्स नॉर्मली और भी टेस्ट करा के देखते हैं कि भाई इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि अगर कारण पता लग जाएगा तो फिर बीमारी का इलाज बहुत ठीक से जल्दी किया जा सकता है। अदरवाइज़ फिर अगर कारण ही नहीं पता है तो आप समझते हैं कि जो भी अंदर बीमारी है वो बढ़ती ही जाएगी। तो फिर इसमें यूरिन की माइक्रोस्कोपी करके देखी जा सकती है, इसमें सीरम क्रिएटिनिन करके देख लिया, सीरम कोलेस्ट्रॉल करके देख लिया, ब्लड की शुगर्स करके देख ली, कई बार ऑटो एंटीबॉडी पैनल होता है वो करके देख लिया कि किडनी में कोई ऑटो इम्यून बीमारी तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ब्लड के अंदर कितना एल्ब्यूमिन है वो देख लिया जाता है। इसमें किडनी बायोप्सी करने की नौबत कई बार आ जाती है, वो करके देखी जाती है कि किडनी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज तो नहीं आ गया। क्योंकि कई बार किडनी के बायोप्सी में क्या होता है, माइक्रोस्कोप से किडनी का टिश्यू निकाल करके वो स्टडी किया जाता है, तो उसके अंदर कोई संरचनात्मक बदलाव अगर आ गए हैं तो फिर वो कई बार किसी बीमारी की तरफ इंडिकेट कर देते हैं। किडनी की इमेजिंग का भी बहुत अच्छा रोल है इसमें कि कई बार किडनी के अंदर CT स्कैन करके, MRI करके, अल्ट्रासाउंड करके, कैसे भी जो भी ठीक लग रही है चीज़ उस टाइम पे, उसके हिसाब से किडनी की इमेजिंग करके भी देखी जाती है, और उससे ये पता लग सकता है कि किडनी के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। फिर से कहता हूँ, अगर किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर टाइम पे पकड़ में आ जाएँ, अगर जल्दी पकड़ में आ जाएँ, तो उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। वो प्रॉब्लम बढ़ने की स्पीड कम की जा सकती है या बढ़ने से रोकी जा सकती है, डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है। किडनी की इमेजिंग करने से बहुत कुछ पता लग सकता है कि कोई स्टोन्स वगैरह तो अंदर नहीं है, किसी ऐसी जगह पे फंसे हो कि किडनी अपना काम अब ठीक से नहीं कर पा रही हैं, या किडनी के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं आ गया, कोई ग्रोथ तो डेवलप नहीं हो रही, या किडनी के अंदर मतलब कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कोई संरचनात्मक बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं डॉक्टर्स को, तो डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्प मिल जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल में रखा जाए, अगर शुगर बहुत ज़्यादा रहती है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में की जाए। मतलब कोई भी इस तरह के जो कारण हैं, जो प्राइमरी कारण है जिनकी वजह से ये वाली चीज़ डेवलप हुई है, तो उन प्राइमरी कारणों को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी दवाएं इस तरह से काम करती हैं किडनी के अंदर कि जो किडनी के अंदर फ़िल्टर्स होते हैं ना, उन फ़िल्टर्स का नाम होता है ग्लोमर्युलस। तो उन फ़िल्टर्स के ज़रिए क्या होता है कि ब्लड छनता है, और जो भी ब्लड के अंदर टॉक्सिक पदार्थ, केमिकल हैं, जो वेस्ट पदार्थ हैं, वो सब छन करके यूरिन के ज़रिए निकल जाते हैं।
तो उन फ़िल्टर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगे, ये चीज़ ये वाली दवाएँ जो है ये इंश्योर करती हैं और इससे हेल्प मिल जाती है पेशेंट को। इन्हें हम किडनी प्रोटेक्टिव दवाएँ भी कहते हैं। अगर मैं इनके ग्रुप की बात करूँ दवाओं के, तो एक तो एस इन्हिबिटर ग्रुप होता है और दूसरा ग्रुप होता है जिसका नाम होता है ARB। अब इसका फुल फॉर्म हो गया एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। तो जो एस इन्हिबिटर्स होती हैं, एस इन्हिबिटर्स का फुल फॉर्म हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर्स। एस इन्हिबिटर्स वो दवाएं होती हैं नॉर्मली जो हार्ट के पेशेंट्स को दी जाती हैं और इनके लास्ट में प्रिल होता है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल लिसिनोप्रिल हो गया या बेंजिप्रिल हो गया, रैमिप्रिल हो गया, क्विनाप्रिल हो गया। इन मेडिसिन का अपने आप में रोल होता है माइक्रोअल्ब्यूमिनुरिया को ट्रीट करने में। अब दूसरी चीज़ आती है जो मैंने कहा था ARB। ये भी नॉर्मली हार्ट पेशेंट्स को दी जाती हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह कम करने के लिए दी जाती हैं, बट इनका रोल यहाँ पर भी है। ये वाली जो दो दवाएं हैं ये नॉर्मली इनके लास्ट में, सॉल्ट के लास्ट में सारटन आता है। फॉर एग्जांपल लो सारटन या वाल सारटन या ओल्मेसारटन। यहाँ पर ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर होगा तभी ये वाली मेडिसिन दी जा सकती है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है लेकिन उसे अगर डायबिटीज़ है और उसे अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा ज़्यादा निकल रही है तो ये वाली मेडिसिन दी जा सकती हैं। ये मेडिसिन अलग अलग तरह से अपना रोल करती हैं। सबसे प्राइमरी चीज़ तो यही है कि जो किडनी के अंदर फ़िल्टर होता है, जो मतलब किडनी की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, उसका नाम होता है नेफ्रॉन। अपने आप में जो एक मतलब पूरी की पूरी एक स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री होती है, आप समझ लो, जो कि ये काम करती है ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन बनाने वाला। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है जो कि एक तरह से फ़िल्टर होता है। तो उस ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर कम करने वाला काम ये वाली मेडिसिन करती हैं और ये चीज़ अपने आप में हेल्पफुल होती है कि यूरिन से एल्ब्यूमिन का एक्सक्रीशन कम हो। अगर ये दवाएं दी जा रही हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किडनी के फंक्शंस की ठीक से मॉनिटरिंग की जाए। साथ साथ आप जानते हैं कि हर एक मेडिसिन में एक साइड इफ़ेक्ट का भी प्रोफाइल होता ही है, तो इन मेडिसिन में भी वो चीज़ होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट के टाइम पे कि हम ये देखते रहें कि कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं डेवलप हो रहे कि जिनकी वजह से पेशेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए या कुछ नई प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स की मॉनिटरिंग करनी होती है, किडनी के फंक्शंस की मॉनिटरिंग करनी होती है। और एक चीज़ है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है और पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं है तब भी कई बार ये वाली मेडिसिन दी जाती हैं। हालांकि इसमें जो एविडेंस है वो दोनों तरह का है, मतलब न्यूट्रल एविडेंस हम मानेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं मानेंगे। अगली चीज़ आती है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो फिर डायबिटीज़ भी बहुत ठीक से मैनेज होनी चाहिए। ग्लूकोज जो है, जो ब्लड में शुगर का अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मेडिसिन को ठीक से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। मेटफॉर्मिन का बहुत अच्छा रोल है इस चीज़ में कि यूरिन में एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा ना निकले बाहर। साथ साथ एक ग्रुप की मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है SGLT2 इन्हिबिटर। अब इसका फुल फॉर्म हो गया सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इन्हिबिटर। और इसमें जो मेडिसिन आती हैं वो लास्ट में मतलब फ्लोजन से एंड होता है, उनका जो शॉर्ट नेम होता है। फॉर एग्जांपल डापाग्लीफ्लोजन हो गया या कानाग्लीफ्लोजन हो गया या एम्पाग्लीफ्लोजन हो गया। इन मेडिसिन के अंदर भी ये वाली एक टेंडेंसी होती है कि यूरिन से एल्ब्यूमिन का जो ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है उस चीज़ को रोका जाए। एक और मेडिसिन का ग्रुप है जिसका नाम होता है MRA, मतलब कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो कई बार ये वाले ग्रुप के मेडिसिन भी ट्राई की जाती हैं अगर पेशेंट में एस इन्हिबिटर देने के बावजूद या ARB वाला जो ग्रुप था उसके मेडिसिन देने के बावजूद कंडीशन जो है वो बेटर नहीं हो रही है। तो ये वाला जो ग्रुप है MRA ग्रुप, इसके अंदर कौन सी मेडिसिन आती है, इसके अंदर आती है स्पाइरोनोलैक्टोन या एप्लिरिनोन। ये चीज़ लेकिन होती है कि कई बार इन मेडिसिन को देने की वजह से ब्लड में पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा बढ़ सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, तो फिर उसकी अपनी अलग मॉनिटरिंग करनी होती है ताकि वो चीज़ डेवलप ना हो और ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी ग्रुप में फिर एक नया एजेंट आया है जो कि नॉन स्टेरॉयडल है, इसी ग्रुप का है, MRA का ही नॉन स्टेरॉयडल हो गया वो। तो उसका नाम होता है जैसे कि फिनरेनोन, तो उसका भी अपने आप में एक अच्छा रोल दिखा गया है। ट्रीटमेंट गोल्स की बात करूं तो अगर किडनी डिसीज़ लॉन्ग टर्म डेवलप हो चुकी है जिसकी वजह से कि एल्ब्यूमिन ज़्यादा निकल रहा है, तो फिर ये होता है कि कोशिश यही की जाती है, ट्रीटमेंट इस तरह से दिया जाता है कि ये चीज़ और ज़्यादा आगे प्रभावित ना हो और ज़्यादा आगे बढ़े नहीं स्पीड से, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ अभी किसी और कारण से डेवलप हुई है और इसमें किडनी का इतना कुछ खास रोल नहीं है तो फिर उस कारण को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लाइफ़स्टाइल की बात करूँ तो न्यूट्रिशन का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको सिर्फ वैसे ही खाना पीना चाहिए जैसे कि आपकी बीमारी आपको अलाउ करती है। नॉर्मली आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो उसके हिसाब से आपकी डाइट होनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसके हिसाब से आपकी डाइट होनी चाहिए। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से आपकी डाइट होनी चाहिए। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप वन साइज़ फिट्स ऑल वाली बात नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, हर एक का अपना अलग अलग एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है बीमारी के हिसाब से, तो आपको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। लाइफ स्टाइल की अगर और स्टेप्स की बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी हमेशा करिए।
अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि आपके डॉक्टर्स ने आपको फिजिकल एक्टिविटी करने से मना किया है या एक्सरसाइजेस करने से मना किया है, तो आपको डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं, इससे बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स निकलते हैं। इन जनरल बॉडी के अंदर जो है वो एक हीलिंग प्रोसेस बेटर हो रही होती है और किडनीज़ भी अपना काम बेटर कर पाती हैं, बल्कि क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ना, तो हमारी बॉडी के कई सारे मतलब सारे ऑर्गन्स ही आप कह सकते हैं कि अपना काम हमेशा ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे उस व्यक्ति में जो कि फिजिकली एक्टिव रहते हैं, बजाय उनके कि जो फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ भी नशे के पदार्थ मतलब स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको बिल्कुल बंद करिए। उनका भी अपने आप में एक नेगेटिव रोल देखा जाता है किडनी की हेल्थ में। कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस से दूर रह सकें। मैं समझता हूँ पूरी तरह से ये कामयाब चीज़ नहीं हो पाती है, बट कोशिश करिए कि आपकी नींद भी पूरी हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।